Bismillahirrahmanirrahim. This is your first class, first online class basically. Um, uh, on campus, you have studied up to the chapter number 4. Now we'll start from chapter 6. Chapter 5 we'll do after the two sheets that you're about to um, draw. This chapter is about building drawing and स्टार्ट में कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम स्टडी करेंगे, जो ऑब्वियसली आपको हो सकता है आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी पढ़ ली हों, बट यहाँ पे हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कंक्रीट। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि जो अभी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी इस सारे लेक्चर में, उसके बाद आप शीट बनाएंगे, उसको हम कहेंगे बाउंड्री वॉल। उसके अंदर आपने जिस तरह पहले ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ बनाए थे और बाद में सेक्शनल व्यूज़ भी बनाए थे, तो दोनों का मिलाप आप देखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में आपने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू देखा था और एंड व्यू था, तो यहाँ पे भी उसी तरह का ही होगा, कुछ डिफरेंसेस के साथ। जैसे जो फ्रंट व्यू है वो तो एलिवेशन के नाम से यहाँ पे आएगा, और उसको आप जिस तरह बाहर से किसी भी बिल्डिंग को, जो इस केस में यहाँ पे बाउंड्री वॉल है, उसको जब आप सामने से देखेंगे तो वो जैसी लगती है आप उसको एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे, डायमेंशंस वगैरह डायमेंशनिंग के साथ। लेकिन जो टॉप व्यू है वो सेक्शन की फॉर्म में आएगा, जिस तरह मैंने क्लास में भी कई दफ़ा जिक्र किया था कि आप उसको सिल लेवल से या किसी लेवल से काट के शो करते हैं किसी भी प्लान को। तो जो टॉप व्यू है या प्लान जिसको हम कहेंगे, वो सेक्शन की फॉर्म में आएगा, सेक्शन कटिंग की फॉर्म में। और जो एंड व्यू है वो भी सेक्शन की फॉर्म में आएगा, और उसको भी हम एंड व्यू नहीं कहेंगे, उसको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे। तो ये आप बनाएंगे इस शीट में, तो लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे, जो बुक आपके पास है उसी से ये सारी तस्वीरें ली गई। तो पहले है कंक्रीट। Concrete is a mixture of stone particles and some suitable binding material. Stone particles आपको पता है कि जो क्रश एग्रीगेट, या जिसको उर्दू में हम बजरी कहते हैं, और उसके साथ सैंड, और सूटेबल बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट। सीमेंट इज़ द बाइंडिंग मटेरियल जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। While in fresh state, concrete is plastic or fluid-like and may be molded in any shape। ये भी आपको पता है, आपने सारी कंस्ट्रक्शन देखी हुई है कि कंक्रीट जो है जब ताज़ा बनाई जाती है, जब उसके अंदर पानी मिलाया जाता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और पानी मिलाया जाता है, तो वो प्लास्टिक या फ्लूइड लाइक होती है। उसको आप मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में, डिपेंडिंग ऑन द कंसिस्टेंसी, कि वो कितना फ्लूइड है और कितनी हार्ड है, कितना उसके अंदर पानी मिलाया गया, वाटर सीमेंट रेशियो कितनी है, उसके मुताबिक आप उसको मोल्ड कर सकते हैं किसी शेप में। और जब वो हार्डन हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो फिर वो आर्टिफिशियल स्टोन लाइक मटेरियल बन जाता है, सख्त मटेरियल बन जाता है। बिकॉज स्मॉल स्टोन पार्टिकल्स में बी असेंबल्ड एट साइट टू प्रोवाइड एनी डिजायर्ड आर्किटेक्चरल शेप, एंड बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली लेसर कॉस्ट कंक्रीट इज़ यूज फॉर मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कि ये जो है वो साइट पे बनाई जा सकती है, इसको यानी बड़े स्टोन्स आपको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंक्रीट बना सकते हैं जहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसका काफ़ी यूज़ है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट आर डिस्क्राइब बिलो। किन चीज़ों से मिलके बनती है वो बताया गया नीचे। बाइंडिंग मटेरियल है, इट इज़ यूजुअली अ पेस्ट ऑफ सीमेंट इन वाटर। कि सीमेंट को वाटर में मिलाएंगे तो उसको हम बाइंडिंग मटेरियल कहेंगे इस फॉर्म में। एंड इज़ द रिलेटिवली कॉस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंक्रीट। कि कंक्रीट में सबसे महंगी चीज़ यही होता है। सैंड और एग्रीगेट जो है वो निस्बतन सस्ते होते हैं, और सीमेंट जो है वो महंगा होता है। और ये आप ख़ुद भी, जो लोग जिन्होंने कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाया या काम करवाया हो ख़ुद से, तो वो जज कर सकते हैं कि सीमेंट जो 50 kg का बैग आता है वो आजकल 600 या इससे ऊपर है। और अगर आपने उतने वॉल्यूम का एग्रीगेट लेना है तो वो आपको सस्ता मिलता है फुट के हिसाब से, अगर आप ले रहे हैं तो। लाइम एंड सम अदर मटेरियल्स में आल्सो बी यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल। पहले तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे पुराने ज़माने में, लेकिन अभी भी अगर कहीं पे आपको वो ज़रूरत हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सीमेंट की जगह, बट नॉर्मली यूज़ नहीं होता इन मेजर कंस्ट्रक्शन। फिर है फिलर मटेरियल। फिलर के नाम से ज़ाहिर है कि वो जगह भरने के लिए यूज़ होगा।
जहाँ पे भी पोरोसिटी को आपने कहीं ना कहीं से फिल करना है तो उसको हम फिलर मटेरियल कहेंगे. इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड एट द सेम टाइम टू प्रोवाइड सफिशेंट स्ट्रेंथ. कॉस्ट कम करने के लिए और सेम टाइम पे स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ जाए, यानी ये ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो बाइंडिंग मटेरियल के साथ बाइंड कर जाए और स्ट्रेंथ को बढ़ाए और सस्ता भी हो. मोस्ट कॉमनली फिलर मटेरियल इज़ composed ऑफ नेचुरल राउंड ग्रेवल or crushed stone, but other materials like brick ballast, bloated clay, and iron chips may also be used in certain cases. ये लिखा हुआ है कि नॉर्मली जो फिलर मटेरियल है उसको हम एग्रीगेट कहेंगे और वो बजरी या टूटे छोटे पत्थरों की फॉर्म में होगा. लेकिन कुछ ख़ास जगहों पे आप उसको ब्रिक बैलेस्ट जो मट्टी का जो बुरादा सॉरी ईंटों का जो बुरादा होता है, वो ब्रिक बैलेस्ट कहलाता. या ब्लोटेड क्ले और या आयरन चिप्स वगैरह भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं. लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि एग्रीगेट ही यूज़ होता है. और एग्रीगेट दो टाइप्स के होते हैं, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट. जो फाइन एग्रीगेट है वो सैंड, और जो कोर्स है उसको हम क्रश कह सकते हैं, बजरी जिसको हम कहेंगे. Within a particular aggregate, particles of all the sizes must be present in a suitable proportion. कि यानी जो भी एग्रीगेट आप कंक्रीट के अंदर डाल रहे हैं, बेस्ट वही होगा जो कि जिसके अंदर हर साइज़ के एक ख़ास प्रोपोर्शन में, अच्छी प्रोपोर्शन में हर साइज़ के पार्टिकल्स हों. अगर एक साइज़ के सारे पार्टिकल्स होंगे तो वो सही तरह वॉइड्स को फिल नहीं करेंगे. और अगर सारे ही छोटे साइज़ के एग्रीगेट्स होंगे तो वो भी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं देंगे. तो जो बेस्ट कंपोजिशन होगी वो यही होगी कि हर साइज़ के सूटेबल प्रोपोर्शन के अंदर पार्टिकल्स हों, ताकि जहाँ पे बड़े पार्टिकल जो हैं वो जगह छोड़ देते हैं तो छोटे पार्टिकल्स अपनी जगह बना के उनके अंदर घुस जाए. तो यानी पोरोसिटी कम से कम हो. In other words, the size of aggregate particles should gradually reduce to minimum so that the smaller particles may fill spaces between the larger particles to give a dense mass. Porosity कम होगी तो dense mass होगा. It is quite clear that the larger particles must be present in greater proportion. Depending upon the particle size, the aggregates may be classified into two categories, coarse and fine aggregate, जैसे मैंने पहले बताया. The portion of aggregate having particle size greater than 3/16 इंच और 5 मिलीमीटर इज़ कॉल्ड कोर्स एग्रीगेट. यानी ऐसे एग्रीगेट पार्टिकल्स जिनका एवरेज साइज़ जो है वो 5 मिलीमीटर या 3/16 इंच से ज़्यादा हो, उसको हम कोर्स एग्रीगेट कहेंगे. वाइल द पोर्शन हैविंग पार्टिकल साइज लेसर दैन और इक्वल टू 3/16 इंच इज़ कॉल्ड फाइन एग्रीगेट और सैंड. यानी सैंड के जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम फाइन एग्रीगेट भी कहेंगे, वो इक्वल उनका जो साइज़ है वो 3/16 इंच या 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, या 5 मिलीमीटर या से कम होना चाहिए. और अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ 5 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उनको हम कोर्स एग्रीगेट कहेंगे, जिसको हम उर्दू में बजरी कह सकते हैं और इंग्लिश में उसको हम क्रश कह सकते हैं. और अगर हम सिंपल एग्रीगेट कह रहे हैं तो नॉर्मली उसको भी कोर्स एग्रीगेट समझा जाता है. तो अभी तक आपको जो कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मेन, उनका पता हो जाना चाहिए कि वो एक तो बाइंडिंग मटेरियल है जो कि नॉर्मली सीमेंट यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा आप लाइम भी यूज़ कर सकते हैं. और ये पानी के साथ मिला के जो पेस्ट बनाता है उसको, उसकी वजह से उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है. उसके अलावा एग्रीगेट्स हैं जिसके अंदर कोर्स एग्रीगेट भी है और फाइन एग्रीगेट भी है. और उसकी इम्पोर्टेंस बताई गई है कि वो हर साइज़ के पार्टिकल उसके अंदर होने चाहिए एक अच्छी प्रोपोर्शन में. और डेफिनेशन भी है कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट किस तरह डिफ़ाइन हो सकते हैं. कि जो पार्टिकल साइज़ 5 मिलीमीटर से बड़े हैं वो कोर्स एग्रीगेट हैं, और जो पार्टिकल साइज़ 5 मिलीमीटर या 3/16 इंच से छोटे हैं वो फाइन एग्रीगेट हैं या सैंड कहलाएंगे. बाद में आप डिटेल में देखेंगे कि सैंड की बहुत सी टाइप्स हैं जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं, और एग्रीगेट यानी कोर्स एग्रीगेट की भी डिफरेंट टाइप्स हैं
क्रश की जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं। और आगे लिखा हुआ है कि मेनली दो टाइप्स हैं टू बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज, नेमली प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मेनली दो टाइप्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट जिसके अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट यानी क्रश मिला के कंक्रीट बनाई जाती है, जिसके अंदर कोई रीइंफोर्समेंट नहीं डाली गई, कोई सरिया नहीं मिलाया गया, या इसके अलावा कोई और ऐसे पार्टिकल्स नहीं बनाए गए जो अ, उसको कंक्रीट को रीइंफोर्स कर रहे हो। वो प्लेन है। इट इज़ abbreviated as PCC and is the simple concrete without the provision of embedded steel bars or reinforcement. It is sufficiently strong in compression, internal force corresponding to push on a body, but is weak in tension, internal force corresponding to pull on a body. ये जो कंक्रीट है जिसके अंदर सिंपल सीमेंट, सैंड और क्रश मिला के बना दी गई है, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और ये कंप्रेशन में अच्छी है, यानी जब इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाई जाएगी, कंप्रेसिव फोर्स का मतलब है कि इसको दबाया जाएगा, तो ये अच्छा रिज़ल्ट देगी और ये थोड़ी सी बेहतर स्ट्रेंथ शो करेगी। लेकिन जब इसको टेंशन में डाला जाए, इसको खींचा जाएगा दोनों एंड से, या इसके ऊपर ऐसी फोर्स लगाई जाए कि उसका एक एंड जो है वो कंप्रेशन में रहे, दूसरा एंड जो है वो टेंशन में रहे, तो जो कंप्रेशन वाला एंड है वो बेहतर परफॉर्म करेगा और जो टेंशन वाला एंड है वो टूट जाएगा। और नॉर्मली इसके जहाँ जिस साइड पे टेंशन होती है उसी साइड पे स्टील बार भी दिए जाते हैं टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग द टेंसाइल फोर्स। तो रेशियो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑल्सो रिटन विद द पर्टिकुलर पीसीसी टू बी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड वे, कि जो भी पीसीसी है जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि किस रेशियो में पार्टिकल्स यूज़ हुए हैं, यानी सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना कितना यूज़ हुआ है, वो इस तरह रेशियो की फॉर्म में बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि 1:4 का मतलब है कि अगर एक पार्ट सीमेंट यूज़ हुआ है तो दो पार्ट जो है वो सैंड के और चार पार्ट एग्रीगेट के यानी क्रश के यूज़ होंगे। तो टोटल अगर 7 पार्ट्स हैं, यानी 4+2+1 7 पार्ट्स हैं, तो उसमें से एक पार्ट सीमेंट, दो पार्ट जो हैं वो सैंड और चार पार्ट्स क्रश यूज़ होगा। तो इसको आप अपने समझने के लिए इसको थोड़ा सा स्लो खुद ही कर सकते हैं कि ये क्या बात की गई है। बेसिकली अगर आपने 1 क्यूबिक मीटर कोई भी चीज़ बनानी है तो आप उसको 7 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर देखेंगे तो आपको एक पार्ट सीमेंट का, दो पार्ट सैंड के और चार पार्ट जो हैं वो क्रश के मिलेंगे, तो आप उस पीसीसी की रेशो को कहेंगे कि दैट इज़ 1:2:4। आगे है इसी के अंदर यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर ही जो टाइप्स हैं उसके अंदर है लीन कंक्रीट। कि लीन कंक्रीट का मतलब है कि द सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट इज़ लेसर देन अबाउट 10%, द कंक्रीट इज़ कॉल्ड लीन कंक्रीट। और जो नीचे रेशियोज गिवन है जैसे 1:4:8 और 1:6:12, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लीन कंक्रीट, यानी इनके अंदर सीमेंट कम है, सैंड और क्रश जो है वो ज़्यादा है। तो अगर सीमेंट कंटेंट इज़ लेस देन 10% तो हम उस कंक्रीट को कहेंगे लीन कंक्रीट, और ये फ्लोर्स और फाउंडेशंस के नीचे यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर आपने कोई एक्सपीरियंस हो घर बनाने का, तो जब बुनियादें खोदी जाती हैं तो उसके नीचे कम सीमेंट वाली कंक्रीट मिला के नीचे लगाई जाती है, और उसके ऊपर जो है वो ब्रिक मेसनरी की फाउंडेशन शुरू हो जाती हैं। नॉर्मल कंक्रीट क्या है कि इफ़ द सीमेंट कंटेंट इज़ 10 to 15%, द कंक्रीट इज़ कॉल्ड नॉर्मल कंक्रीट, और उसकी रेशो जो है वो 1:2:4 बताई गई है। और ये डीपीसी, आरसीसी और फ्लोर फिनिशेस वगैरह में यूज़ की जाती है। डीपीसी का मतलब है डैम्प प्रूफ कोर्स, और ये सब स्ट्रक्चर जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है वहाँ पे दी जाती है, यानी जहाँ पे ज़मीन या जो भी अर्थ है वो डीपीसी के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि जो भी नमी आएगी वो मिट्टी में से आनी है, ज़्यादा मिट्टी में से ही आएगी। तो जहाँ तक आपने अपने स्ट्रक्चर को
फाउंडेशंस को या ऊपर कुछ ऊपर के कुछ हिस्से को मिट्टी में रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप डीपीसी देते हैं ताकि जो मिट्टी में से नमी आएगी वो ये जो डैम प्रूफ कोर्स है वो रोक ले। ये चीज़ें भी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यह है कि आपको ड्राइंग में ये बनानी पड़ेगी तो आप उसमें देखेंगे कि डीपीसी जो है वो कितने इंचेस की रखी गई है और वो कहाँ आपने लगानी है। डीपीसी भी दो तरह की होती है, वर्टिकल डीपीसी और हॉरिजॉन्टल डीपीसी। आरसीसी का मतलब है कि रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, तो नॉर्मली 1:2:4 जो है वो आरसीसी के अंदर यूज़ होती है। और फ्लोर फिनिशेस के जो फ्लोर्स को का जो ऊपर की सरफेस होती है। रिच कंक्रीट, इन रिच कंक्रीट द सीमेंट कंटेंट इज़ मोर देन अबाउट 15%, और उसकी रेशो दी हुई है 1:1.5:3। और जहाँ पे छोटे स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जिन्होंने ज़्यादा हैवी लोड उठाना है वहाँ पे आप रिच कंक्रीट डालते हैं, और ऑब्वियसली आप इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कॉस्ट पे। आगे है जी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ऐसी कंक्रीट जिसके अंदर आपने कंक्रीट के साथ कोई ना कोई रीइंफोर्समेंट भी डाल दी है, जो कि नॉर्मली स्टील बार्स होते हैं, लेकिन वो ब्रिक्स भी हो सकती हैं और ब्रिक्स और स्टील का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हैं जो कि आप डाल सकते हैं टू रीइंफोर्स द कंक्रीट। और आरसीसी कहाँ यूज़ होती है? बीम्स के लिए, लिंटल्स के लिए, रूफ स्लैब्स और कंक्रीट कॉलम्स के लिए। इनके कुछ एग्जांपल जो हैं वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे भी। मॉर्टर क्या होता है कि आपने सिर्फ सीमेंट और सैंड को मिला के भी उसके अंदर पानी मिलाया है तो दैट इज़ मॉर्टर। सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट को मिला के पानी मिलाएंगे तो दैट इज़ कंक्रीट। तो ये सिंपल सा फ़र्क आप अगर याद रखेंगे तो आपको वैसे ही कंक्रीट और मॉर्टर में फ़र्क जो है वो याद रहेगा। मॉर्टर इज़ अ मटेरियल यूज्ड फॉर प्लास्टिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ्स एंड टू जॉइन ब्रिक्स इन मेसनरी। मड, ये आपको पता ही है कि जो प्लास्टिंग में भी यूज़ होता है दीवारों की, और बाकी जहाँ पे भी आपने ब्रिक मेसनरी करनी है यानी आपने ईंटें जोड़नी है तो आप मॉर्टर को यूज़ करेंगे, जिसको नॉर्मल जो मिस्त्री कहते हैं वो मसाला कहते हैं। Mud mortar and lime mortar were initially used, but nowadays cement sand mortar is most commonly used, abbreviated as CS mortar. Its constituents are cement and sand, और इसकी भी रेशियो जो है वो बताई जा सकती है जहाँ पे भी आपने कहीं पे स्पेसिफाई करना हो इन ड्राइंग्स। तो फॉर एग्जांपल 1:2 CS mortar means that cement is 1 part out of 3 by weight and sand is 2 parts out of 3 by weight। ठीक है, अगर 3 हिस्से हों तो उसके अंदर से एक हिस्सा जो है वो सीमेंट का है और 2 हिस्से सैंड के हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो 1:2 CS मॉडल है। आगे है बीम। बीम आपने अक्सर बिल्डिंग्स में देखा ही होगा, जहाँ पे आप कैंपस में भी आपने ज़ाहिर देखा है कि बीम जो है वो कॉलम्स के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है और उसके ऊपर स्लैब, रूफ स्लैब जो है वो डाली जाती है। तो बीम इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर used to provide support to the upper part of the building, leaving clear space underneath, and to transfer the imposed loads to supports at its ends। यानी बीम जो है वो अपने एंड्स के ऊपर रखा हुआ होता है और जो भी उसके ऊपर लोड है उसको वो अपनी सपोर्ट्स पे, यानी अगर आपके अपने याद करें अपने कैंपस को, तो बीम्स जो हैं वो कॉलम्स के ऊपर रेस्ट किए गए हैं। तो कॉलम्स की जो ऊपर वाले एंड्स हैं वो बेसिकली बीम्स की सपोर्ट हैं, और जो भी बीम के ऊपर लोड आ रहा है थ्रू स्लैब या उसके ऊपर कुछ और है तो वो अपने सपोर्ट्स पे डालता है यानी कॉलम्स पे डालता है, और कॉलम जो है वो लोड ज़मीन पे ट्रांसफ़र करता है। और बीम रखने का फ़ायदा ये है कि जो नीचे जगह है वो खाली रहती है जिसको आप यूज़ करते हैं फॉर योर क्लासरूम या फॉर एनी पर्पज़ जो भी आपने नीचे उसके करना। तो जो बीम जो है स्ट्रक्चरल मेंबर है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इट्स विड्थ इज़ लेसर दैट मेन डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ रूफ स्लैब। कि जो इसकी लेंथ है उसकी निस्बत इसकी विड्थ जो है वो कम होती है। और रूफ स्लैब के अंदर जो, यानी जो जिसको हम नॉर्मली लेंटर भी कहते हैं, छत भी कहते हैं, रूफ स्लैब के अंदर बेसिकली
ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी जो विड्थ और जो लेंथ होती है वो अक्सर दोनों ही ज़्यादा होती हैं, और उसकी थिकनेस जो है वो कम होती है। इसके अंदर जो थिकनेस है और जो विड्थ है वो कंपेरेबल हो सकती हैं, होती हैं, लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। यूजुअली द लोड एक्ट्स एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक टिपिकल बीम है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो लोड ऊपर लग रहा है, जो एरोज़ के साथ शो किया गया है, और अगर आप इसको देखें तो असल में बीम जो है वो ये सीधी दो लाइन थी ऐसे, लेकिन जब उसके ऊपर लोड डाला गया तो वो इस तरह बेंड हो गया। तो हम इसकी जब बेंट फॉर्म देखते हैं तो आप ये देखें कि जो ये वाला हिस्सा है वो वहाँ पे पार्टिकल्स आपस में करीब करीब आ गए हैं, तभी वो ऊपर से आपको इस तरह बेंड हुआ हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के पार्टिकल जो हैं वो आपस में दूर दूर हो गए होंगे। यहाँ पे अगर जब आप देखेंगे तो पार्टिकल करीब करीब हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव साइड है और जो दूसरी साइड है वो कन्वेक्स, वहाँ पे पार्टिकल्स आपस में दूर दूर निकले हुए हैं। तो इस साइड के अंदर जब पार्टिकल जहाँ करीब करीब आए हैं तो इसको हम कंप्रेशन साइड कहेंगे, और इस साइड को हम, जो नीचे वाली है, इसको हम टेंशन साइड कहेंगे। तो एक बीम जो है जब उसके ऊपर लोड लगता है तो वो एक साइड उसकी टेंशन कंप्रेशन में आ गई और दूसरी टेंशन में आ गई। तो जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे कंक्रीट जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी, बजाय इसके कि जहाँ पे टेंशन है वहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगी। इसीलिए जब उसके बीम के ऊपर लोड ऊपर से लगना हो तो जो स्टील है वो नीचे की तरफ, मेन स्टील जो है वो नीचे की तरफ लगाया जाता है। ऊपर की तरफ जो है वो दूसरे फैक्टर्स के लिए, यानी सपोर्ट के लिए एक तो, और दूसरा जहाँ टेम्परेचर चेंजेस वगैरह हों वहाँ पे जो स्टील है वो ऊपर लगाया जाए। लेकिन फिर भी मेन स्टील जो है वो नीचे की तरफ ही लगाया जाता है जहाँ पे कंक्रीट टेंशन में रहती है। यानी यहाँ पे जब आप स्टील डालेंगे तो आप कंक्रीट को रीइंफोर्स कर रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि वो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट है। तो बहरहाल ये बीम है जो कि अपने सपोर्ट्स के ऊपर सपोर्ट आपको नज़र आ रहा है, सपोर्टेड है, उसके ऊपर जो लोड आ रहा है उसको वो ट्रांसफ़र कर रहा है टू दीज सपोर्ट्स, और सपोर्ट जो हैं वो नीचे ज़मीन में ट्रांसफ़र कर रही हैं कॉलम के थ्रू, जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसको अभी हम आगे बाद में देखेंगे। और यहाँ पे यही बताया गया है कि मेन डेफर्मेशन ऑफ द बीम विद द लोड्स इज़ बेंडिंग। इसके अलावा दूसरी तरह की डेफर्मेशन भी हो सकती है कि रोटेशन, जो कि ज़ाहिर अभी आप यहाँ नहीं देखेंगे, आपको सिर्फ उसका थोड़ा सा आइडिया ही मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेंडिंग इज एसोसिएटेड विद इलोंगेशन ऑफ द बॉटम लेयर्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ द टॉप लेयर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि जो बॉटम लेयर्स हैं वो लंबी होती हैं, वो फैलती हैं एक दूसरे से, वहाँ पे टेंशन हम कहेंगे। और जो ऊपर वाली जो टॉप लेयर है वहाँ पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो करीब आते हैं, शॉर्टनिंग होती है आपके बीम की लेंथ की, तो आप वहाँ पे कंप्रेशन साइड जो है वो उसको कहते हैं। और यहाँ पे यही उसने बताया हुआ है कि जो स्टील है वो आप टेंशन की साइड पे रखेंगे। और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो आप अपनी बुक से खुद ही स्टडी कर सकते हैं कि उसने जो चौक की एग्जांपल दी है उसका क्या पर्पज़ है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि जो स्टील है वो टेंशन के जहाँ पे कंक्रीट टेंशन में थी वहाँ पे उसको रीइंफोर्स करेगा और कंक्रीट को सेफ बनाएगा। अब आ गई रूफ स्लैब। रूफ स्लैब जिसको हम नॉर्मली लेंटर भी कहते हैं, और बेसिकली यही सबसे ज़्यादा कॉमनली नज़र भी आता है हमारे घरों में, क्योंकि घरों में बीम्स का रिवाज अभी भी कम है, और जो रूफ स्लैब है वही दीवारों के ऊपर रखी जाती। The term roof slab is used for the actual load carrying part of the roof present as the lowermost layer. फिर है कॉलम, जिसकी फिगर आप पीछे देख चुके हैं कि कॉलम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सपोर्ट फॉर अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग and carries the load directly up to the foundations. In case of a column, the load acts along the longitudinal axis of the member. Load may be up
कॉलम मे बी मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आरसीसी और स्टील, और इसके अलावा और भी मटेरियल से बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली या तो वो ब्रिक से बना होगा जो हम देखते हैं, या घरों में नॉर्मली ब्रिक से बनता है, लेकिन आपके कैंपस में ये आरसीसी से बना हुआ है, और ये स्टील के भी हो सकते हैं, स्टील बिल्डिंग्स में। इट्स डायमेंशंस आर लेसर देन मेन डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ वॉल, कि इसकी डायमेंशन जो है वो पूरी बिल्डिंग से की निस्बत छोटी होती हैं। जो वॉल है उसकी लेंथ जो है वो बिल्डिंग की लेंथ के मुताबिक ज़ाहिर है बढ़ती जाती है, लेकिन कॉलम ज़ाहिर कई कई जगहों पे लगे होंगे तो उनकी डायमेंशन छोटी होती है। डैम प्रूफ कोर्स, जिसका मैंने पहले थोड़ा सा बताया था कि डीपीसी, इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने आपको इसका पिछले कुछ मिनट्स में इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी जो यहाँ पे रेशियो लिखी हुई है ये आप देखेंगे कि क्या इसकी थिकनेस कितनी कितने से कितने तक वेरी कर सकती है, और कौन सी रेशियो यूज़ की जा सकती है। बिटुमेन यूज़ होता है इसके अंदर, पॉलीथीन शीट जो है वो भी रखी जा सकती है इसके साथ। ब्रिक है, ब्रिक को आप जानते हैं, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट मेड अप ऑफ प्रॉपरली बर्न्ड क्ले सॉइल हैविंग द नॉमिनल डायमेंशंस। आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, उसके अंदर आप इसकी टाइप्स भी देखेंगे, और यहाँ पे आपको उसकी टिपिकल जो डायमेंशन है वो भी नज़र आ रही है। 9 इंच लेंथ, 3 इंच हाइट और 4.5 इंच विड्थ। और जो 4.5 इंच और 9 इंच जो है वो एक दूसरे का, यानी जो भी आपकी वॉल बनेगी वो नॉर्मली 4.5 इंच का मल्टीपल ही बनती है। यानी अगर आप विड्थ के अलॉन्ग अपने ब्रिक्स को प्लेस करना शुरू कर दें तो आपकी जो ओवरऑल वॉल की थिकनेस है वो 4.5 इंच होगी। अगर आप लेंथ और विड्थ के को मिला के, यानी एक एक तरफ को लेंथ रख दें और दो ब्रिक्स जो हैं वो उसके सामने रख दें, तो आपकी 9 इंच की वॉल बन जाएगी। और इसी तरह 13.5 इंच और एंड सो ऑन, आप मल्टीपल ऑफ 4.5 इंच की फॉर्म में बना सकते हैं वॉल्स की थिकनेस। बहुत कम, कहीं पे रेयरली आप देखेंगे कि 3 इंच थिकनेस की वॉल कहीं पे बनी होगी, और वो नॉर्मली वहीं बनाई गई होगी जहाँ पे उसका कोई स्ट्रक्चरल यूज़ नहीं है, वो सिर्फ छोटी सी पार्टीशन कहीं पे थोड़ा सा गुजारा करना। तो आप 3 इंच की वॉल बनाएंगे। आगे डेफिनेशन है सीलिंग हाइट की। अगली जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी ड्राइंग में भी बड़ी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, और उसका कॉन्सेप्ट आपका हमेशा सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। सीलिंग हाइट, बॉटम ऑफ रूफ स्लैब इज़ कॉल्ड सीलिंग। ये भी आपको पता है, सीलिंग फ़ैन भी ज़ाहिर है यहीं से निकला है कि जो बॉटम ऑफ रूफ स्लैब है दैट इज़ सीलिंग। हाइट ऑफ द सीलिंग फ्रॉम द फिनिश फ्लोर लेवल इज़ कॉल्ड सीलिंग हाइट। कि यानी जो भी आपका किसी भी कमरे में आप जगह पे आप खड़े हैं, तो वहाँ पे जो आपका फिनिश फ्लोर लेवल का टॉप है, वहीं वहाँ से लेके ऊपर तक, यानी सीलिंग के लेवल तक, यानी बॉटम ऑफ द फ्लोर स्लैब तक जो क्लियर हाइट है दैट इज़ द सीलिंग हाइट, जो कि